नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। तो काफ़ी दिनों बाद ठीक है, अब हम चालू कर रहे हैं यहाँ पर 20 चैप्टर हमारी। हाँ, चैप्टर नंबर 20 है ये। चलो, मैं लिखना भूल गया। मैं आरवी त्रिपाठी बुक का अध्याय क्रमांक 20, जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, रेखीय कार्य योजना। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, बच्चों को कभी कभी थोड़ा नाम से और इसकी जो मेथड है उसमें थोड़ा सा बच्चों को ऐसा लगता है कि कैसा अजीब सा चैप्टर है और क्या, पर बढ़िया मज़ेदार है। मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा बराबर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसकी एक मैकेनिज्म होने वाला, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे और फिर उसके बाद में चालू करते हैं। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन बटन टू गेट एवरी सिंगल नोटिफिकेशन अबाउट आवर चैनल वीडियोस। सो आप डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं। जैसे हम जब बिजनेस कर रहे होते हैं, किसी सामान को ख़रीद रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम कम से कम इन्वेस्ट करें, कम से कम हमारा लागत आए और मैक्सिमम उसका हमें बेनिफिट मिल जाए, मैक्सिमम हम उसका गेन करें, हमें प्रॉफिट मैक्सिमम मिले। और कंडीशन हमारे साथ बहुत अलग अलग सी रहे। जैसे मान लो, एक कंडीशन के तौर पे अपन समझ लेते हैं कि आपके पास 80,000 या कुछ रुपए हैं, ऐसे मान लो। आप गल्ला व्यापारी हो। गल्ला व्यापारी मतलब गेहूँ, चना, ऐसे जो कच्चा अनाज जैसे अपन बोलते हैं, अनाज वो खरीदते हो। अब 80,000 आपके पास रुपए हैं और आपके पास एक गोडाउन है। गोडाउन मतलब जिसमें सामान रखा जाता है, माल रखा जाता है। और उसमें आप कितनी बोरियां रख सकते हो? तो 500 बोरियां आप रख सकते हो। 500 बोरियां, ठीक है। अब 500 बोरियां आप रख सकते हो और आप खरीदना चाहते हो दाल और चावल, कच्चा, है ना। अब दाल की जो बोरी आ रही है वो आ रही है आपकी 500 रुपये पर कट्टे के हिसाब से, और चावल की आ रही है 600 रुपये कट्टे के हिसाब से। ठीक है। जब आप दाल लेकर और आप जितने भी यहाँ कट्टे खरीदने वाले हो, जितने भी आप ये बोरियां खरीदोगे इनके, वो आप सभी सेल कर सकते हो। ये आप में क्वालिटी है कि ऐसा नहीं कि मेरे पास मैंने कुछ खरीद लिया और बेच ही नहीं पा रहा हूँ, आप खरीद सकते हो। कंडीशन। अब उसमें जब आप दाल बेचते हो तो आपको इसमें 50 रुपये बेनिफिट मिलता है एक कट्टे पे, जबकि चावल पे आपको मिलता है 70 रुपये बेनिफिट। तो फिर आप यहाँ पर एक गणित लगाओगे कि मैं ऐसा किस में इन्वेस्ट करूँ कि मेरी 500 बोरियां भी रखा जाए कंप्लीट गोडाउन में, और मैं दाल और चावल में बोरियों का ऐसे चयन करूँ कि मेरी लागत मूल्य तो कम से कम आए, मतलब 80,000 में मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोरियां खरीद सकूँ, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो भी मैक्सिमम हो सके। मतलब कुल मिला के है कि मेरी लागत जो मैं इन्वेस्टमेंट करूं वो बहुत कम हो, और मेरा जो इसमें प्रॉफिट हो वो बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसी कंडीशन को हम सॉल्व करने के लिए गणित में एक मेथड का यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं रेखीय कार्य योजना, लीनियर प्रोग्रामिंग। और इस तरह की समस्याओं को हम एक और नाम दे देते हैं LPP। LPP मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसी के अगर प्रॉब्लम वर्ड और जोड़ दो समस्या, तो रैखिक कार्य समस्या, इस तरीके से। ठीक है। तो आई थिंक सो आपको थोड़ा सा इसका मोटा मोटा अंदाजा हो ही गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। बाकी हम सवाल करेंगे, सवाल का एक तरीका होने वाला है और वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो इस तरीके की समस्याएं आएंगी हमारे सामने। तो अब हम यहाँ पर इनकी मेथड की बात करते हैं। अब इस चैप्टर में जो है टर्मोलॉजी, मतलब कुछ विशेष प्रकार के शब्दों का हम बार बार यूज करेंगे, तो उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें जो भी आपको प्रॉब्लम दी जाएगी, एक एग्जाम्पल भी हम करेंगे साथ में ना, एक एग्जाम्पल भी कर लेंगे, और आपकी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 1 हम यहाँ एक तरीके से सोल्व कर लेंगे, ताकि हमें सारी टर्मोलॉजी भी ध्यान हो जाए और इस चैप्टर का एक मोटा मोटा हमारे सामने मैप तैयार हो जाए। तो सबसे पहले आपको गिवन रहेगा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब हिंदी में बोले तो उद्देश्य फलन। ये एक तरह का लीनियर फंक्शन रहेगा, एक्स और वाई की दो चरों के रूप में, 2 वेरिएबल का एक लीनियर फंक्शन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखें आपकी एक्सरसाइज 20A का, तो आपको यहाँ पर ये हमेशा z के इक्वल में गिवन रहेगा, हमें z इक्वल टू 3x + 4y, ये यहाँ पर गिवन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ही हम x और y की अलग अलग वैल्यूज को रखेंगे। ठीक है,
और वो वैल्यूज़ अभी हम एक ग्राफ मेथड से निकालेंगे। किस मेथड से सॉल्व करेंगे हम इन सवालों को? तो इन सवालों को हम सॉल्व करेंगे ग्राफ मेथड से, ठीक है ना, ग्राफ मेथड ही बोलते हैं ना इसे। ग्राफ ही है ना, ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। कैसा सॉल्यूशन करने वाले? ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो एक हमेशा एक लीनियर इक्वेशन रहेगी जिसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके बाद में हमें एक या दो है ना, मतलब मिनिमम एक हमें क्या देकर रखेंगे? एक लीनियर इनइक्वालिटी देकर रखेंगे, एक रैखिक असमीकरण देकर रखेंगे, मतलब कुछ कंडीशन वाली लीनियर इक्वेशन जो इक्वल नहीं रहेंगी। अनइक्वल का मतलब ये रहेगा कि या तो ज़्यादा रहेंगी या कम रहेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपको इस एग्जांपल में गिवन है x + y इज लेस एंड इक्वल आर 4। इस तरह की जो भी इक्वेशन रहती है उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। क्या बोलेंगे? कॉन्स्ट्रेंट्स। हिंदी में बोलेंगे इन्हें रैखिक प्रतिबंध, ठीक है। इन्हें रैखिक असमीकरण या इनइक्वेशंस भी कहते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटीज भी कहते हैं। क्या कहेंगे इन्हें? लीनियर इनइक्वालिटीज। अब यहाँ तो इस सवाल में एक है, किसी सवाल में दो भी रहेगी। करना क्या है वो हम बताएंगे। कंडीशन फॉर फिजिबल रीजन, संभाव्य क्षेत्र के लिए शर्तें। फिर इसमें जब हम ग्राफ पर इसे ड्रा करेंगे, अभी कैसे ड्रा करेंगे मैं बताऊंगा, उसके लिए फिर आपको एक फिजिबल रीजन मिलेगा। फिजिबल रीजन या फिर संभाव्य क्षेत्र क्या होगा तो अभी मैं ग्राफ में बताऊंगा। उसके लिए यहाँ पर कंडीशन गिवन रहेगी। जैसे यहाँ एक कंडीशन गिवन है कि x ग्रेटर एंड इक्वल आर 0 एंड y ग्रेटर एंड इक्वल आर 0। इट मीन्स, कहने का मतलब है कि भाई 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना, और y भी 0 से बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा, मतलब कुल मिला के x और y पॉजिटिव है। इसका क्या मीनिंग है अभी ग्राफ से पता लगेगा, ठीक है। तो क्या क्या गिवन रहेगा हमें? एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कॉन्स्टेंट्स गिवन रहेंगे, रैखिक प्रतिबंध गिवन रहेंगे, कंडीशन गिवन रहेगी, फिर फिजिबल रीजन के लिए, संभाव्य क्षेत्र के लिए। फिर इन सभी के उपयोग से एक हमारा सॉल्यूशन आएगा, और इस पूरे सॉल्यूशन जो हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में एक्चुअल में, वही हमारा क्या रहेगा? ऑप्टिमम वैल्यू या इष्टतम मान, जिसे हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी कहेंगे, ठीक है। अभी एक एग्जांपल से आपको सब समझ में आ जाएगा। ऑप्टिमम वैल्यू कहेंगे इसे, ठीक है। और यहाँ ऑप्टिमम वैल्यू के रूप में हमसे क्या पूछ रहा है? तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। इसकी कैसी वैल्यू पूछ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ लिख लेते हैं हम, कैसी वैल्यू चाहिए? फॉर मैक्सिमम वैल्यू। भाई दो तरह की वैल्यू मिलेगी हमें, या तो मिनिमम मिलेगी या मैक्सिमम मिलेगी। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट सवाल में दिया है कि अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, है ना, डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू। बात है इतनी समझ में? अब यहाँ पर आप यहाँ पर इसकी एक मेथड देखेंगे, वो मेथड को आपको हूबहू यूज करना है हर सवाल में। फिलहाल फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज नंबर 20A में तो आपको उसको एज इट इज यूज करना है। तो ये तो हमने लिख ही लिया है सारी चीजें, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे? जो हमें कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं x + y लेस एंड इक्वल आर 4 के लिए हम क्या करेंगे? इसकी एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। कैसी? तो हम यहाँ करेंगे ड्रा फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा लिख देते हैं बिल्कुल टर्मिनोलॉजी के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा अ लाइन, एक लाइन को हम ड्रा करेंगे ऑन ग्राफ। कौन सी लाइन को ड्रा करेंगे हम ग्राफ पर? तो जो आपको लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी ना कांस्टेंट्स के रूप में, इसको ड्रा करेंगे। तो इसको ड्रा करना है तो हमें इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इसकी लीनियर इक्वेशन हम बनाएंगे, x + y को ऐसा कैसा रखेंगे, ये जो छोटी वाली कंडीशन है इसको हटा देंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे इक्वल 4। ये आपको ध्यान रखना कि जब भी जो भी लीनियर इक्वलिटी रहोगे उसे इक्वल में ले लेना है, क्योंकि तभी वो एक इक्वेशन बन रही है। अभी एक लीनियर लाइन की इक्वेशन बन गई 2 डायमेंशनल ग्राफ पर, ठीक है। तो इसके हम क्या करेंगे? यहाँ पर ग्राफ ड्रा करेंगे कि भाई ये लाइन कहाँ पर हमें मिलने वाली है। आपका x एक्सिस है, या आपका y एक्सिस है, या आपका ओरिजिन है जो 0 0 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर x + y = 4 के हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए। भाई कोई से दो पॉइंट चाहिए ग्राफ पर, जब भी हम उन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और ये लाइन ड्रा हो जाएगी,
ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ड्रा करने के लिए हम बारी बारी से रखेंगे। इफ x इक्वल टू 0, अगर हम x की वैल्यू 0 लें तो इस इक्वेशन के हिसाब से y कितना हो जाएगा बच्चों, 4। देखो x की जगह 0 रखो, यहाँ 0 रखूंगा तो y बराबर 4 हो गया। तो आपका पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। आप इसे नाम दे दो, इसे आप ऐसा करो, हाँ पहले आप ऐसा किया करो, पहले y को 0 रखो, एक्चुअल में पहले y को 0 रखो, है ना। ये याद रखो जो मैं मेथड बता रहा हूँ। इफ़ y इक्वल टू 0, अगर y 0 रखोगे बच्चों तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस इक्वेशन से इसको 0 किया तो x बराबर 4 डायरेक्ट। तो आपका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा इसे आप गिवन दे दो, नाम दे दो a, और a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं ग्राफ पर बच्चों तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं, तो x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 0। अब ग्राफ पर देखो आपको 4 0 कहाँ पर मिलेगा, तो देखो 0 मतलब y की वैल्यू क्या है 0, और y 0 कहाँ पर रहता है, x एक्सिस पर। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो आपने यहाँ पर ये 4 बना दिया। तो ये आपका यही पॉइंट 4 0 होगा, x की वैल्यू 4 और y यहाँ पर 0। कोऑर्डिनेट बनाना आप जानते हो पिछली क्लासेस। अब जैसे हमने एक बार y की वैल्यू 0 ली है, उसी तरह एंड इफ दूसरी बार एक और वैल्यू ले लो, x इक्वल टू 0, इस बार x को 0 रख दो। x को 0 रखोगे बच्चों इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक 4 हो जाएगी। आपका एक और दूसरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा जिसे हम b नाम दे देते हैं, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे 0, फिर y की लिखेंगे 4। हमेशा याद रखना पहले x की लिखाते फिर y की। अब b पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा ग्राफ पर, 0 4। तो देखो x की वैल्यू 0 कहाँ पर रहती, y एक्सिस पर, और y पर अगर मैं देखूँ तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो आपको ये वाला पॉइंट b पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है 0 4, जैसे a पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है। अब ये दोनों पॉइंट मिल गए आपको, ये इस लाइन को ही सेटिस्फाई करा रहा है, इसलिए इन दोनों के बीच में अगर मैं एक लाइन ड्रा कर दूँ कुछ ऐसी, तो ये लाइन आपकी, ये लाइन की ये जो लाइन ड्रा की है इसकी इक्वेशन क्या, x प्लस, यहाँ लिख देते हैं किसकी लाइन है ये, x प्लस वाई इक्वल टू 4 की लाइन है ना। अब ये लाइन आपकी किसके लिए हो गई, x प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए हो गई। लेकिन आपकी जो कांस्टेंट है, जो रेखिक प्रतिबंध है, जो इनइक्वालिटी, उसमें दो कंडीशन है कि बराबर भी है 4 के लेकिन 4 से छोटा भी। तो 4 से छोटे के लिए अगर यहाँ रीजन देखना है तो हम यहाँ पर एक बार क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इसकी मेथड ये कि ओरिजिन से इसे सेटिस्फाई कराएंगे हमारी इस लीनियर इनइक्वालिटी को। तो लिखेंगे नाउ वी फाइंड दी रीजन फॉर x प्लस वाई लेस आर 4, लेस एंड इक्वल आर, क्योंकि हमने इक्वल वाली कंडीशन के लिए लाइन तो निकाल ली। अब ये जो लेस आर बता रहा है उसके लिए हम यहाँ पर रीजन निकालेंगे, ठीक है। तो लेस आर के लिए आप कैसे निकालोगे, बाय पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। याद रखो हमेशा x और y की वैल्यू 0 रखेंगे, मतलब ओरिजिन से चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं x और y की जगह 0 रखूँ, सो x की जगह 0 रखा, y की जगह 0 रखा, तो ये आ जाएगा 0 0 और लेस एंड इक्वल आर 4। तो 0 में 0 जोड़ूंगा तो 0, तो 0 लेस एंड इक्वल आर 4। तो देखो 0 हमेशा 4 से छोटा होता है, 0 हमेशा 4 से छोटा होता है। अब 4 से जब 0 छोटा है तो मतलब ये हमारी कंडीशन कैसी हो गई, इट्स ट्रू कंडीशन। कैसी कंडीशन हो गई कि सही बोल रहा है, हमने जो कंडीशन पकड़ी है इट्स ट्रू, कि भाई ये सत्य है। अब ये ट्रू है, इसका मतलब आपका जो इस लाइन के ओरिजिन किधर है, इस लाइन के इस तरफ, तो आपका जो फिजिबल रीजन होगा वो किस तरफ होगा, लाइन के इस तरफ होगा। हम क्या करेंगे, हमेशा कैसे चेक करेंगे, तो ओरिजिन वाले पॉइंट को उस असमीका में रख देंगे, उस कांस्टेंट में रख देंगे। अगर वो कांस्टेंट ट्रू पाएगा, ट्रू कैसे पाया जाएगा, तो हमें दिख रहा है कि इधर 0 आ रहा है और ये 0 छोटा होता है। मान लो अगर यहाँ और कुछ होता, -4 होता है 1 मिनट के लिए, ऐसी कंडीशन मान, ये -4, तो फिर ये 0
इस -4 से छोटा होता है क्या? नहीं, 0 बड़ा होता है -4 से, तो हम बोल देते कंडीशन इज फॉल्स। लेकिन यह 0 वाकई में छोटा होता है 4 से, मतलब हमारी जो कांस्टेंट की कंडीशन है वो ट्रू आ रही है ओरिजिन के लिए। तो ओरिजिन के तरफ इस लाइन के इस तरफ, देखो इस लाइन के दो तरफ हो सकते हैं, पूरी दुनिया में ये लाइन खींची आओ ऐसी लंबी, एक रहेगा इस लाइन के उस तरफ, एक रहेगा क्षेत्र इस लाइन के इस तरफ। आपका ओरिजिन किधर है? लाइन के इस तरफ, और इस ओरिजिन पे ही तो चेक किया, एक्चुअल में ओरिजिन पर ही तो x और y 0 रहता। तो मतलब आपके इस ओरिजिन के तरफ का ये वाला जो रीजन है, इधर मैं अगर एक ऐसी लाइन के खींच दूं तो ये रीजन आपका कौन सा रीजन होगा? फिजिबल रीजन। आपका जो संभाव्य क्षेत्र है, क्या आपके इस पूरे सॉल्यूशन के हल की संभावना किस तरफ है? क्षेत्र के इस तरफ। बात आई समझ में? ऐसे तो इससे हमें पता लगेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो मतलब 0 के इधर नहीं होता, फिर इस लाइन के उधर हमें मिलता पूरा रीजन। बात समझ में? अब उसके बाद अगली कंडीशन देखिए आप लोग। अब उन्होंने अगली कंडीशन में हमें दे दिया है कि संभाव्य क्षेत्र के लिए शर्तें, है ना, कि भाई आपका जो फिजिबल रीजन है उसके लिए क्या है? x हमेशा पॉजिटिव रहेगा और y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। भाई x ग्रेटर एन इक्वल आर 0 और y ग्रेटर एन इक्वल आर 0 का मतलब यही है ना कि x का मान हमेशा धनात्मक और y का मान भी हमेशा धनात्मक। 0 से छोटा होता है तो ऋणात्मक होता है, लेकिन उन्होंने बता दिया कि 0 से हमेशा बड़ा रखना है, या तो 0 ही हो या 0 से बड़ा, मतलब आपका x और y पॉजिटिव है। अब x और y जो हमारा क्वाड्रेंट रहता है, ये देखो इसमें x और y पॉजिटिव कहाँ पर होते हैं? तो देखो आपका ये x एक्सिस रहता है, ये y रहता है, ये x डेज रहता है और ये y डेज रहता है। आप जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में आपका x नेगेटिव हो जाता है जबकि y पॉजिटिव होता है, थर्ड में आपके दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, फोर्थ में आपका x पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब इनमें से चारों क्वाड्रेंट में से या चारों चतुर्थांश में से दोनों में पॉजिटिव कौन है? कौन से क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है? तो हमें दिख रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड कहलाता है, ये थर्ड कहलाता है और ये फोर्थ कहलाता है। तो हम बोल देंगे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है। तो ये कंडीशन उन्होंने दे रखी। ये कंडीशन किस लिए है? कि आपकी जो वैल्यू है वो कौन से क्वाड्रेंट में होनी चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका फिजिबल रीजन होना चाहिए। तो देखो इस लाइन के इधर तो बहुत सारे चारों ही वो आ रहा है क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया, फोर्थ। लेकिन उसने हमें कंडीशन दे दी कि आप तो किस में देखोगे? तो जहां पर एक्स वाई पॉजिटिव हो दोनों, इस कंडीशन। तो एक्स वाई पॉजिटिव कहाँ मिलेंगे हमें? तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के इस तरफ तो मुझे जाना ही नहीं है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ तक सीमित है? तो मैं शेडेड रीजन कर रहा हूँ ये, क्योंकि हमें फिजिबल रीजन ओरिजिन के तरफ मिला, क्योंकि ओरिजिन की वैल्यू ट्रू आई है यहाँ पर, इसलिए आपका फिजिबल रीजन क्या हो जाएगा? संभाव्य क्षेत्र ये हो जाएगा, जिसको मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर? शेडेड कर दिया ऐसे लाइन। ये अब मतलब हमें लाइन के तरफ का सारा क्षेत्र नहीं देखना, हमें लाइन का तरफ का वो क्षेत्र देखना वेयर एक्स वाई आर पॉजिटिव, एंड वेयर आर एक्स वाई आर पॉजिटिव, सो ओनली दिस इज पॉसिबल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई ये तो पहली क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, फर्स्ट चतुर्थांश में। बात आ रही ना समझ में? और हम सवाल करेंगे आगे तो आती जाएगी। तो आपने फिजिबल रीजन निकाल लिया, है ना? अब जब आपका फिजिबल रीजन आ जाएगा बच्चों, जब आपका फिजिबल, अब जैसे यहाँ तो एक ही लाइन थी इसलिए फिजिबल रीजन आ गया। किसी किसी सवाल में जैसे यहाँ कांस्टेंट के लिए एक ही उन्होंने इनइक्वलिटी दे रखी, हो सकता है किसी सवाल में ये इनइक्वलिटी 2 हो जाए, तो फिर 2 के लिए कैसे करेंगे? तो हम वही देखेंगे जहां 2 के लिए होगी। बात आई समझ में? है ना? आपका पहला सवाल 2 लाइंस के लिए ही होगा ये, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो आपका ये शेडेड रीजन आ गया, तो हमने कहां तक फाइंड आउट कर लिया? तो अभी हमने संभाव्य क्षेत्र निकाल लिया फिजिबल रीजन ग्राफ पर। अब इस फिजिबल रीजन का क्या काम होगा? तो इस फिजिबल रीजन का काम मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैं थोड़ा सा इसे मिटा रहा हूं, तो अगर आप चाहें बच्चों तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलो इधर वाली चीज में मिटा देता हूं, है ना? फिर अभी सवाल करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं।
अब इस फिजिबल रीजन के हम कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि भाई ये जो रीजन है, रीजन कौन सा रीजन? ओ ए बी ओ, वापस बंद भी करना, ओ ए बी ओ, रीजन ओ ए बी ओ सेटिस्फाई दी ऑल कॉन्स्ट्रेंट्स, ऐसा लिख देना कि भाई जो आपका स्पेलिंग मिस्टेक को थोड़ा सा अवॉइड करना। ओ ए बी ओ जो रीजन है ये वाला शेडेड रीजन, ये आपके कॉन्स्टेंट की सभी कंडीशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। ठीक है। हेंस दिस इज द फिजिबल रीजन। तो ये हमारे लिए क्या होगा? तो हमारे लिए फिजिबल रीजन होगा, संभाव्य क्षेत्र होगा। अब जब फिजिबल रीजन आ जाएगा तो इसके हम कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। देन कॉर्नर पॉइंट्स मतलब जहां पर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें। तो देखो, एक कॉर्नर पॉइंट तो इसके लिए ये ओ वाला होगा, यहाँ पर एक लाइन और एक लाइन क्रॉस कर रही ओ, तो ओ के आपके कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0। उसी तरह दूसरा आपके लिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही सोच रहा हो, ए हो जाएगा इसका कॉर्नर पॉइंट, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? तो ए के कोऑर्डिनेट है 4 0। उसी तरह एक आपका पॉइंट हो जाएगा 0 4, बी वाला। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट निकालना है बी, तो ये हो जाएगा 0 4। ठीक है, तो आपका 0 4 हो गया। अब इन सभी पॉइंट पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव इक्वेशन थी, है ना, उस ऑब्जेक्टिव इक्वेशन यहां पर हमारे काम आएगी, सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे हम, सबकी वैल्यू रखेंगे यहां पर। तो एक टेबल बना लेंगे हम यहां पर। यहां पर हम वो पॉइंट्स लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स, और इधर वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन क्या था, तो इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं बुक में देख के। z बराबर 3x + 4y था, 3x + 4y था। यही था हमारा ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन, सॉरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन। अब पहला कॉर्नर पॉइंट उठाओ तो O है, इसकी वैल्यू क्या है? 0 0 0 0, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। रख दो यहाँ x और y की जगह 0। तो देखना बच्चों, जब x की जगह 0 रखोगे तो ये 0, y की जगह 0 रखोगे तो ये 0, तो पूरे z की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। आप एक तरफ सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट हम रखेंगे ए की पॉइंट्स क्या है? 4 0। ठीक है, तो अब x की जगह कितना रखना है? 4, y की जगह रखना है 0। तो आप देखो यहाँ पर z बराबर में लिख देता हूँ, x की जगह कितना रख रहे हो आप? 4, और y की जगह 0, तो 4 × 0 बराबर आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा? 4 × 12, और 4 में 0 को होगा तो 0 और 0 से इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसी तरह आप अगला कॉर्नर पॉइंट लिखोगे b, जो कितना है? 0 4। ठीक है, अब यहाँ पर आप z की वैल्यू में इस बार x की जगह कितना रखोगे? 0, और y की जगह रखोगे 4। तो देखो x की जगह 3 × x की जगह रख दिया 0, + 4 × y की जगह रख दिया 4। तो आपका हो जाएगा, ये तो 0 हो गया पूरा, ये 4 4 जा 16 हो गया। बस इतने ही कॉर्नर पॉइंट थे, तो सभी पर हमने क्या निकाल लिए? सॉल्यूशन निकाल लिए। अब हम इन्हीं में से ही हमारा एक आंसर है। अब आपके सवाल में कौन सी वैल्यू पूछी गई थी? तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी, इसकी मैक्स वैल्यू, अधिकतम मान पूछा गया था। तो आप मुझे इन तीनों के सॉल्यूशन में जो मैक्सिमम आया वो बताओ। तो बिल्कुल दिख रहा है कि सर 16 मैक्सिमम है। ठीक है, 16 मैक्सिमम है, और 16 मैक्सिमम कौन से पॉइंट पर है? इस बी पॉइंट पर। तो बस यही हमारा आंसर हो गया। हम फाइनली लिख देंगे द मैक्सिमम वैल्यू इज ऑफ जेड, यहाँ लिख देंगे, किधर लिखेंगे? यही लिख देते हैं, ये हमारा आंसर होगा। फाइनल कमेंट, द मैक्सिमम मैक्स वैल्यू
इज 16 8 पॉइंट बी, कि हमारा जो अधिकतम 8 पॉइंट बी, सॉरी बी पर, कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 16 होगी, किस पॉइंट पर होगी, बी पॉइंट पर। बस इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ऐसा छोटा सा सॉल्यूशन रहेगा, है ना। अभी तो हमने एग्जांपल लिया है इसलिए बिल्कुल तरीके से इसे उतना लिखा नहीं, केवल आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए चीज़। अभी हम एक सवाल करेंगे पहले ही एक्सरसाइज 20A का, तो आई होप आपको उससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम इस प्यासे पेन को स्याही पिला देते हैं, है ना। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया एक बार प्लीज़ वीडियो को पीछे ले जाइए और फिर से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। चलिए बुक ओपन कर लीजिए। फर्स्ट सवाल हम करेंगे, फर्स्ट प्रॉब्लम आपकी एक्सरसाइज 20A की, ठीक। चलिए मिटा दें, अब ये सब मिटा देते हैं। अभी हो गया बहुत टक इनका, है ना। जैसे सॉल्व करेंगे का, चलिए आपका जो फर्स्ट सवाल है, आई थिंक वो उसमें दो कांस्टेंट दे रखे हैं, मतलब दो कंडीशन दे रखी है इनइक्वालिटीज़ की। तो देखते हैं क्या दे रखी है उन्होंने। तो सो नाउ वी आर स्टार्टिंग टू एक्सरसाइज 20A, है ना। और यहाँ पर हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम जो उन्होंने गिवन है, बोल रहा है मिनिमाइज जेड, मतलब जेड की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अब बिल्कुल तरीके से करेंगे एक एक सवाल। ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन क्या गिवन है आपको। सो वी हैव z इक्वल टू 200x प्लस 500y, ये आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन है ना। नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड कांस्टेंट सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बोल रहे हैं इन्हें, मतलब इनइक्वालिटी की शर्तें, है ना, रेखिक समीकरणों की शर्तें। सब्जेक्ट टू वैसे लिख दो टिप कर, कॉन्स्टेंट्स, है ना। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता, हम भी सवाल में से लिख देते हैं ना। बोलते हो ना सर लैंग्वेज कैसे, लैंग्वेज कुछ नहीं, सवाल में जो वर्ड है उसे उठा के चिपका तो सॉल्यूशन सही होना चाहिए, है ना। अब दो यहाँ पर आपको कांस्टेंट दिए हुए हैं, दो शर्तें दी हुई हैं। पहली दी हुई है x प्लस 2y ग्रेटर एंड इक्वल आर 10, और दूसरी आपको गिवन है 3x प्लस 4y लेस एंड इक्वल आर 24। तो अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर दो इनइक्वालिटीज, दो असमीकाएं दे रखी हैं, तो क्या ग्राफ पर दो लाइन खींचनी पड़ेगी। बिल्कुल दो लाइन खींचनी पड़ेगी, और उन दो लाइनों पर हम चेक करेंगे ओरिजिन के पॉइंट रख रख के कि इनका जो रीजन है वो लाइन के इस तरफ है ओरिजिन के तरफ, या लाइन के उस तरफ है ना। फिर हम फिजिबल रीजन कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखने लायक बात होगी, ठीक है। और इन्होंने कंडीशन भी दी हुई है हमें, एंड बिल्कुल उन्होंने बोल दिया भाई कि x और y की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो, इट मीन्स पॉजिटिव हो, इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उससे आप पहले ही समझ जाओ कि किसके लिए बोल रहा है, कि जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपके प्रथम चतुर्थांश में होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ग्राफ दी लाइन, तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ग्राफ दी लाइन। कौन सी लाइन, तो पहली वाली लाइन, ये वाली। तो इसको लाइन के रूप में हमेशा याद रखना, इक्वल वाला साइन ही लगाना है, x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो वही x की पहले y की वैल्यू रखेंगे। y इक्वल टू अगर मैं 0 रखूँ, ठीक है, y इक्वल टू अगर मैं 0 रखूँ बच्चों, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो रखो y की जगह 0, तो y की जगह 0 रखोगे तो x की वैल्यू डायरेक्ट 10 हो रही है। मतलब आपका पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसे आप a नाम दे दो, ये हो जाएगा आपका 10 0। ये हमेशा याद रखना, x की वैल्यू पहले ही लिखाती है। फिर उसके बाद एंड, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 ले लो इस बार, तो y क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 लो
तो y के लिए देखो यहाँ x की जगह 0, तो 2y बराबर 10 बचेगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, है ना। और तो आपका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, तो आपका b कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या ग्राफ ड्रा कर ही लेते हैं हम यहाँ पर एक, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। अच्छा दिख तो रहा ना कैमरे में बराबर, हाँ नहीं तो मैं बनाता जाऊँ और दिखे कुछ ना, ठीक है। चलिए तो आपका x एक्सिस y एक्सिस, अब सबसे पहले कोऑर्डिनेट देखते हैं a 10 0, तो y की वैल्यू 0 x एक्सिस पर, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर है कहीं ये 10 0, ये a कोऑर्डिनेट। उसी तरह b कोऑर्डिनेट 0 5, मतलब y एक्सिस पर है ना, x की वैल्यू 0 y पर होती है, तो आपको लगभग ये यहाँ मिल गया। b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 5, तो आपने इन दोनों से मिलाकर एक लाइन ड्रा कर दी भाई साहब, ये ऐसी लाइन जा रही। इस लाइन का यहाँ इक्वेशन लिख दो, कौन सी, x प्लस 2y इक्वल टू 10 के लिए बनाई है ना। अब इसका रीजन देखते हैं भाई, बियॉन्ड दी ओरिजन है या ओरिजन की साइड है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या लिखना है हमें, देन ऑन पुटिंग, लिख देंगे देन ऑन पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इनइक्वलिटी इनइक्वलिटी की स्पेलिंग ये होगी इनइक्वलिटी। कौन सी इनइक्वलिटी में रखेंगे हम, तो पहली वाली में, इनइक्वलिटी नंबर 2, नाम दे रखा ना हमने तो यहाँ नाम दे दिया। तो इसमें हम देखो यहाँ x लिख ही देता हूँ मैं, x प्लस 2y लेस ग्रेटर एंड इक्वल आर 10, तो यहाँ x की जगह 0 रखा, अब y की जगह 0 रखूँगा तो पूरा 0, तो 0 और ये 10। तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, तो यहाँ से मिल रहा बच्चों के 0 ग्रेटर एंड इक्वल आर 10। तो देखो क्या 0 है जो 10 से बड़ा हो सकता है कभी, ये देखो 0 बड़ा बता रही है हमारी कंडीशन, तो ऐसा है क्या 10 से बड़ा होगा क्या 0, नहीं होगा, मतलब आपकी जो इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं, मतलब आपका जो यहाँ पर एरिया आ रहा है इस लाइन के लिए वो इस ओरिजिन की तरफ नहीं है। अगर ओरिजिन की तरफ होता तो कंडीशन ट्रू होती, तो मतलब आपका रीजन इस लाइन के लिए किस तरफ है, तो इस तरफ है, इस तरफ बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ, इस तरफ नहीं, इस लाइन के उस तरफ है ना। वही मैंने बताया कि कंडीशन अगर ट्रू होती तो इस तरफ ही होता, फॉल्स है तो उस तरफ। बात आई समझ में। चलिए अब इसके लिए हम अगली कंडीशन देखते हैं। अगली जो इनइक्वलिटी दे रखी है वो भी पूरा काम जैसा हमने फर्स्ट इनइक्वलिटी के लिए किया, इतना काम यहाँ से लेके यहाँ तक उसी तरह सेकंड इनइक्वलिटी के लिए करेंगे। सो नाउ ड्रा अ ग्राफ फॉर लाइन, किस लाइन के लिए करेंगे हम, इस वाली के लिए, क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, हमेशा इक्वल में ही लेना। तो यहाँ हम लिखेंगे यदि पहले y के लिए 0 ले लो, y इक्वल टू 0 लिया हमने, अब y इक्वल टू अगर यहाँ 0 रख दूँ मैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो 3x इक्वल टू 24 है ना। अब 3 से 24 कितनी बार कट, अरे यहाँ लिख लो 3x, इस y की जगह 0 रखा तो पूरा 0 बराबर में 24, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, तो ये हो जाएगी 3 8 24 है ना, तो 8, तो मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 8। मतलब आपका पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो इसको नाम दे दो c कोऑर्डिनेट, c कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8 0, हमेशा x की वैल्यू पहले। उसके बाद फिर x की वैल्यू 0 रख दो एंड x इक्वल टू 0, अगर x से 0 रखा बच्चों तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ देखो फिर से, अब x की 0 रखोगे तो पूरा 0, 4y इक्वल टू क्या बचेगा 24, तो 4 से कितने टाइम में जाएगा ये 6 टाइम में, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6 यहाँ पर। बात आई समझ में। तो आपका अगला कोऑर्डिनेट आप d मान लो और ये हो जाएगा आपका 0 6। अब इन कोऑर्डिनेट्स को आप यहाँ पर देखो ग्राफ पर, तभी तो आप उस लाइन को ड्रा कर पाओगे, इस लाइन को। तो पहला देखो c वाला 8 0, तो c वाला आपको 8 0 0
जीरो, वाई की वैल्यू जीरो जो एक्स एक्सिस पर मिलेगी, मतलब 10 से पहले ही आएगा 8, तो लगभग हम 8 को यहाँ मान लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। ये आपका सी कोऑर्डिनेट हो गया जो है आपका 8 0। उसी तरह डी कोऑर्डिनेट देखो क्या है, 0 6, 0 6 है, मतलब 0 एक्स की वैल्यू वाई पर 0 होता है वाई एक्सिस पर, तो 0 6 हमें यहाँ मिलेगा। इस 5 से ऊपर लगभग हम यहाँ मान लेते हैं समझने के लिए कि ये जो आपका डी कोऑर्डिनेट है वो 0 6 यहाँ मिल रहा है। तो एक कोऑर्डिनेट ये, एक ये, तो ये वाली लाइन कैसे ड्रा होगी बच्चों, तो कुछ इस तरीके से ड्रा होगी, ये ऐसे है ना। यहाँ से इसे थोड़ा सा कर देते हैं, ये है आपका 8 0 सी कोऑर्डिनेट है ना। ये वाली लाइन कौन सी ड्रा कर दी हमने, 3x + 4y = 24 ड्रा कर दी बच्चों। ठीक है, अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है इन दोनों लाइन का, इसको आप कुछ भी नाम दे दो, इसे नाम दे दो ई। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी हम देखते हैं। बाकी पहले हम ये देखते हैं कि इनका फिजिबल रीजन क्या होगा। जैसे आपकी इस x + 2y वाली लाइन के लिए ऊपर था, उसी तरह हम 3x + 4y = 24 वाली के लिए देखेंगे कि इसके नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ। तो देखो यहाँ पर इफ x = 0, x = 0 एंड y = 0, then by इनइक्वालिटी नंबर 3, इस थर्ड नंबर की इनइक्वालिटी से हम देखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों जगह 0 रख दूं मैं, तो 3x की जगह 0 रखूंगा तो 0, फिर प्लस 4y की जगह y की जगह 0 रखूंगा फिर 0, लेस एंड इक्वल आर 24। तो देखो 0 लेस एंड इक्वल आर 24, तो देखो एक कंडीशन तो ट्रू है ना कि भाई जो 0 है वो 24 से छोटा है, मतलब ये आपकी ट्रू कंडीशन हो गई, इट इज ट्रू। अब ट्रू कंडीशन हो गई, मतलब ये ओरिजिन की तरफ इसका फिजिबल रीजन है। इस लाइन के लिए आपका फिजिबल रीजन क्या है, तो इस वाली लाइन के लिए नहीं, सॉरी इस वाली 3x + 4y के लिए, ये लाइन है 3x + 4y, इसके लिए आपका फिजिबल रीजन किधर है, तो इसका फिजिबल रीजन है ओरिजिन की तरफ। अब यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान से देखो, इस लाइन के लिए फिजिबल रीजन क्या था बच्चों, ऊपर की तरफ, और इस लाइन के लिए फिजिबल रीजन क्या है, नीचे की तरफ। इस वाली लाइन के लिए फिजिबल रीजन क्या है, नीचे की तरफ, और इस वाली लाइन के लिए फिजिबल रीजन था ऊपर की तरफ। तो इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, तो देखो ये तो कहीं से कहीं तक आ ही नहीं रहा, क्योंकि इस वाली लाइन का ऊपर है और इस वाली लाइन का नीचे है, तो ये रीजन तो आ नहीं रहा। केवल ये वाला जो रीजन मिलेगा आपको, कौन सा, ये वाला रीजन, ये जिस पर मैं ऐसे लाइनें खींच दूं, ये रीजन दोनों का कॉमन है। सोचो ना थोड़ा, इस वाली लाइन के लिए आपका जो रीजन है वो नीचे की तरफ है, देखो ट्रू कंडीशन है, मतलब ओरिजिन की तरफ है, जबकि इस वाली लाइन के लिए आपकी फॉल्स कंडीशन है, इसलिए ऊपर की तरफ है। तो आपका कॉमन रीजन तो ये आ रहा ना, तिरछा सा, ये वाला रीजन, ये जहां पर आपका ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है, तो ये आपका 0 6 सी कोऑर्डिनेट एक्चुअल, बात आई समझ में। और उसके बाद में मतलब ये हमारा फिजिबल रीजन इसमें ही मिलेगा हमें, ये हमारे किसी काम का नहीं, ऊपर हमारा किसी काम का नहीं, हमारे काम में ये आएगा। उसके बाद उन्होंने एक और कंडीशन दे दी, एंड एक्स वाई इज ग्रेटर एंड इक्वल आर 0, कि एक्स वाई की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से बड़ी, मतलब किस क्वाड्रेंट में देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो बहुत सारा इस सेकंड क्वाड्रेंट में भी घुस रहा है, तो हमें कौन सा हिस्सा देखना है जो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, मतलब ये वाला त्रिभुज, ये वाला एक त्रिभुज जैसा हिस्सा, जिसमें एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ई है। उसके कोऑर्डिनेट अभी हमें पता नहीं, बट वी कैन फाइंड आउट दैट। इज इट क्लियर बच्चों, है ना। तो जल्दी से इस ई की वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर हम। तो ई क्या है, इन दोनों इक्वेशंस का क्रॉस पॉइंट, मतलब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो तो ई की वैल्यू आ जाएगी। कोई सी मेथड लगा दो इसमें, ठीक है, कौन सी मेथड लगा दें हम इसमें, तो इसमें हम लगा देते हैं ब्लोपन मेथड लगा देते हैं, है ना, एलिमिनेशन मेथड। पहले वाली इक्वेशन लिख दो, 3x + 4y = 24। अब इस वाली इक्वेशन को मुझे 3x, इसको भी 3x बनवाना, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x + 2 में 3 का मल्टीप्लाई होगा 6y
इस 10 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 30 आती है ना, एलिमिनेशन विलोपन मेथड। साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, -6y में से +4y जाएंगे, माइनस का 2y बराबर -30 में से 24 जाएंगे, माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 3 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 2 इंटू वाई की जगह कितना आ जाएगा 3 बराबर 10, तो x प्लस 6 बराबर 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो आपके कोऑर्डिनेट आ गए, जहाँ पर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3, मतलब आपका जो ई कोऑर्डिनेट है जहाँ पर एक दूसरे को काट रही है लाइन, उसके कोऑर्डिनेट होंगे x की जगह 4 और y की जगह 3। कैसे निकालना आया समझ में? तो अब हमारे पास ये फिजिबल रीजन आ गया, ये फिजिबल रीजन कौन सा आ गया, तो BCEB है ना। मैं इसको थोड़ा सा रफ करूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक, इधर वाला हिस्सा रफ कर रहा हूं मैं, है ना। चलिए तो देखो बच्चों, हमारे लिए नाउ फिजिबल रीजन क्या हो गया आपके लिए, फिजिबल रीजन या संभाव्य क्षेत्र आपका हो गया BCEB, है ना, बंद भी करना उसे। वेयर कॉर्नर पॉइंट्स क्या होगा, तो हम टेबल ही बना लेते हैं, डायरेक्ट मान ही निकालेंगे, है ना। तो आपके यहाँ कॉर्नर पॉइंट आ जाएंगे, दिख ही रहा है हमें स्पष्ट कॉर्नर पॉइंट। और इधर जेड की वैल्यू क्या थी आपकी बच्चों, तो जेड की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, ये थी 200x प्लस 500y, है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्या है आपका बी मतलब 0.5, तो आपने लिख दिया b 0.5, रखो वैल्यू 0 और 5, तो जब x की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा 0 और y की जगह 5 रखोगे तो 5 25, मतलब जेड की वैल्यू आएगी यहाँ पर 2500, पहली वैल्यू, ठीक है। दूसरी वैल्यू आप रख दो यहाँ पर c की, तो c की वैल्यू क्या है आपके पास 0.6, तो फिर से यहाँ देखो x की जगह 0 रखेंगे तो पूरा 0, y की जगह 6 रखूंगा, 6 5 30, मतलब आ जाएगी ये 3000। उसी तरह फिर मैं यहाँ पर किसकी वैल्यू रखूंगा, e की। अब e कॉर्नर पॉइंट में हमें क्या है, एक 4 है और एक 3, तो देखो x की जगह 4 रखो, तो यहाँ सोल्व कर लो इसे, z इक्वल टू 200 इंटू 4 प्लस 500 इंटू y की जगह 3, तो ये हो जाएगा 2 चुको 8 मतलब 800 प्लस 5 दिया 15 मतलब 1500, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2300, है ना। तो हमने तीनों पॉइंट पर वैल्यू निकाल ली, है ना। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मिनिमम वैल्यू बताइए, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू देखो 2500 या 3000 या 2300, बिल्कुल 2300, ये हमारा आंसर है। तो लिख देंगे सो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 2300, है ना, या 2300 8 पॉइंट ई, और ई के कोऑर्डिनेट भी लिख दो 4 3, ये आपका आंसर। ये वैल्यू कहाँ पर आ रही है, इस 4 3। तो इस तरह के सॉल्यूशन हमें करने पड़ेंगे, और इसी के साथ आपका पहला सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज होने जा रहा है, सो मैं यहीं पर वीडियो को एंड करूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, प्लीज़ डू कमेंट्स एंड मेक मोर एंड मोर शेयर विद अवर चैनल एंड सब्सक्राइब एज वेल एज विद योर पड़ोसीज एंड फ्रेंड्स, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मे गॉड ब्लेस यू और भारत माता की जय, वंदे मातरम।